नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज ये जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये दो एग्जाम में आपके काम आएगा। कॉमन टॉपिक है। पहला, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है महिला पर्यवेक्षक, उसमें भी ये दिया हुआ है, उसके सिलेबस में ये कवर है, उसके लिए भी आपको पढ़ना है। और EMRS हॉस्टल वार्डन एकलव्य जो स्कूल है उसका जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो दोनों टॉपिक के लिए काम आएगा ये टॉपिक, और दोनों एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे, दोनों एग्जाम में काम आएगा, दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ जब महिला पर्यवेक्षक वाले, अभी महिला पर्यवेक्षक के स्टूडेंट्स भी कुछ लोग देखेंगे इसको यूट्यूब पे और कोर्स पे, तो बहुत सारे MP के बच्चे मैसेज करते हैं, सर ये MP वाले में काम आएगा कि नहीं आएगा, UP वाले में काम आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्रीय नियम कानून हैं, वो सारे के सारे नियम कानून और योजनाएं आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में दिया होगा। जो छत्तीसगढ़ का है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए काम आएगा, जो छत्तीसगढ़ एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसके लिए काम आएगा। बाकी सारी योजनाएं जो केंद्र स्तर पर लागू हैं, वो सारे एक्ट जो केंद्र स्तर पर विद्यमान है, वो सारे के सारे आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। PDF में तो दिया हुआ है, और PDF में शुरुआत का इतिहास बता दिया है। ठीक है, शुरुआत का एक पंखा बंद कर दो तो आवाज ज्यादा लग रहा है पंखा। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये एक्ट का नाम है। इसका इतिहास PDF में मैं कवर करा दूँ, सिर्फ सीधे काम की चीज़ों पे आ रहा हूँ मैं। वो यूनेस्को इतिहास 1989 और बाद में उससे रिलेटेड उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया, उसके आधार पे ये अधिनियम बना, उन सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सीधे इसके डिटेल में आ रहा हूँ। इसमें टोटल हमको चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं? टोटल चैप्टर्स कुल अध्याय अगर पूछा जाए तो कितने हैं? 7। अभी लाइन से देखेंगे, 7 अध्याय देखेंगे, और उसके अलावा टोटल सेक्शंस कितने हैं इसमें पूछा जाए तो टोटल सेक्शंस मतलब धारा 37, 7 और 37। ठीक है, कोई अनुसूची वगैरह नहीं है। 7 अध्याय, 7 चैप्टर्स और 37 धाराएं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए समान रूप से मैं बता रहा हूँ। बाइलिंगुअल चलेंगे क्लासेस, जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो लाइन से 7 चैप्टर को देखते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, जो महत्वपूर्ण धारा हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 चैप्टर 1 लिख दे रहा हूं। अध्याय 1 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। हमेशा की तरह पहले चैप्टर में उसके अंतर्गत जो सेक्शंस रहते हैं, क्या रहता है? डेफिनेशन हो गया, शुरुआत के नाम हो गए, संक्षेप में नाम, यही सारी चीज़ें प्रीलिमिनरी प्रारंभिक का भाग होती है। तो इसमें भी वही है। चैप्टर 1 में क्या है? प्रीलिमिनरी प्रारंभिक। चैप्टर 2, देखो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एक साथ याद रखना। सर चैप्टर 3 नहीं करना है, क्या करना है याद देखना। चैप्टर 2 में नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन।
पूरा ये टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, कमीशन के इर्द गिर्द। क्यों? चैप्टर का नाम क्या है? कमीशन फॉर, कमीशन आयोग, आयोग की नियुक्ति की बात करिए, आयोग का गठन की बात किया जा रहा है, किसके लिए? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन की बात की जा रही है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डैश 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 चाइल्ड चाइल्ड राइट्स, ठीक है, उसके लिए तो नेशनल कमीशन है। इसी टॉपिक के लिए नेशनल कमीशन। चैप्टर 4 में स्टेट कमीशन की बात की गई है, स्टेट कमीशन। और अच्छी बात यह है, आपको पढ़ने में ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। जैसे नेशनल कमीशन के पास पावर है, उसके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ है, फंक्शंस हैं, उसके मेंबर्स हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें स्टेट कमीशन में भी दी गई हैं। तो अगर आप नेशनल कमीशन पढ़ लेते तो समझ लीजिए स्टेट कमीशन याद हो जाएगा, आधा हेडेक खत्म। ठीक। चैप्टर 3 ये नेशनल कमीशन है। चैप्टर 3 में इसी के फंक्शंस और पावर्स हैं, कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्ति किसके? ये नेशनल कमीशन के, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग किसके लिए राष्ट्रीय आयोग बता दिया? बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। स्टेट कमीशन राज्य आयोग, 1 2 3 4। चैप्टर 5 इसमें बाल न्यायालय या बालक न्यायालय की बात की जाती है। इसको इंग्लिश में चिल्ड्रंस कोर्ट भी बोल सकते हो आप, या जुवेनाइल कोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट या जुवेनाइल कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। अच्छा, कई कमेंट आता है कि सर आप पढ़ाते हो तो समझ आता है, जो लिखते हो वो समझ नहीं आता। तो भैया मैं बोलते हुए लिखता हूँ, और इसीलिए लिखता हूँ ताकि किसी को समझ नहीं आ जा रही है भाषा तो आप सुन लीजिए। खास के महिला लोग बहुत शिकायत करते हैं राइटिंग को लेके। अब चैप्टर 5 में बालक न्यायालय। चैप्टर 6 फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये सब डिटेल में देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं सर क्या लिख रहे हो, बस आप ही लिख रहे हो, आप ही पढ़ रहे हो, आप ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं है, समझ आएगा। फाइनेंस, वित्त, अकाउंट्स लेखा, और ऑडिट मतलब सम परीक्षा। ठीक है। और चैप्टर 7 लास्ट में मिसलेनियस ही होता है, जो बच गया वो मिसलेनियस में, मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण। ठीक है। तो ये 7 चैप्टर्स हैं सर, 7 चैप्टर के नाम याद करने के, हाँ एक बार डिटेल में देख लेना 7 चैप्टर और क्या हेडिंग है, क्या चैप्टर का नाम है वो आप देख सकते हो। ये पहला अध्याय प्रीलिमिनरी प्रारंभिक है, दूसरा अध्याय नेशनल कमीशन, तीसरा अध्याय फंक्शन और पावर ऑफ नेशनल कमीशन, क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी, गठन कैसे होगा, सारी चीजें। चैप्टर 4 स्टेट कमीशन के गठन की बात करते हैं। चैप्टर 5 में क्या है? बालक न्यायालय, चाइल्ड कोर्ट है। चैप्टर 6 में फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। और चैप्टर 7 लास्ट मिसलेनियस प्रक्रिया, जो बच जाता है कि इससे संबंधित नियम कानून में कोई संशोधन करना होगा तो कौन करेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारे परिवर्तन के बारे में जो भी छूट जाता है सब मिसलेनियस में पढ़ते हैं चैप्टर 7 में। ठीक है। और चैप्टर 5 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट धारा है वो है धारा 25, ये हमको याद रखना है। चैप्टर 2 नेशनल कमीशन के अंतर्गत जो धारा 3 है वो आता है, धारा 3, ये हमको याद रखना है। चैप्टर 1 में 1 से 2 तक धारा कवर हो जाता है, चैप्टर 2 में धारा 3 मतलब सेक्शन 3 हमको पढ़ना है, ये नेशनल कमीशन की बात करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अध्याय 1। अध्याय 1 में हमको, अब अध्याय 1 नहीं भी बोलो तो सीधा धारा 1 की बात करते हैं। अब अध्याय छोड़ दो, अध्याय बस उतना ही याद करना है, कौन से अध्याय के अंदर कौन सा चैप्टर है उसको छोड़ देना, कौन सा सेक्शन है। धारा 1, धारा 1 सेक्शन 1 हमेशा हमेशा किससे डील करता है? मैंने 99% केस में बोला है, कोई भी एक्ट ले लो, धारा 1 सेक्शन 1 क्या रहेगा? उस धारा का नाम रहेगा, संक्षिप्त में आप उसको क्या नाम दोगे, कहाँ तक विस्तार है, कहाँ लागू होता है। मैं यहाँ नियम कानून बना दिया तो क्या भारत के बाहर लागू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो कहाँ तक लागू है उसके बारे में बताया जाता है, और वो कब लागू होगा उसके बारे में बताया जाता है। तो सेक्शन 1 धारा 1 हमेशा किसके बात किए जाते हैं? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल। और शॉर्ट टाइटल, टाइटल का नाम क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, चाइल्ड राइट, ठीक, चिल्ड्रंस राइट एक्ट 2005 का संक्षिप्त नाम हो गया। एक्सटेंट, विस्तार, विस्तार कहाँ होगा? ये आपका, पहले देखो मैंने बोला 2019 से पहले जितने भी एक्ट थे ना सभी में एक्सटेंट अगर बात की जाता था ज्यादातर में भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर,
पूरे भारत में लागू होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हर जगह आपको यही देखने को मिलता है, लेकिन मैंने बोला जिसको विशेष दर्जा मिला हुआ था ना, अब हट गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो इसका एक्सटेंड, इसका विस्तार कहाँ होगा? पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। उसके अलावा कमेंसमेंट, कमेंसमेंट प्रारंभ बोल लो, शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए, लागू कब हुआ, तो ये हुआ 20 जनवरी 2006। बोलोगे नहीं सर 2005 पढ़ा है, अभी आप चेंज कर रहे हो, नहीं, 2005 एक्ट का नाम है भैया, उसको लागू होने में टाइम हो जाता है, देख। तो 20 जनवरी 2006 को ये लागू हुआ। तो धारा एक इंपॉर्टेंट है, क्या उसका नाम है, शॉर्ट टाइटल मैंने बता दिया, एक्सटेंट विस्तार ये बता दिया, इंडिया कमेंसमेंट प्रारंभ ये बता दिया, 20 जनवरी 2006। धारा 2 में विभिन्न प्रकार के डेफिनेशन दिए गए हैं, उतना हमको याद नहीं रखना, कोई एकदम स्पेशल डेफिनेशन नहीं है जिसको पूछा जा सके, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पीडीएफ में है इसके नाम, ठीक है, पीडीएफ में नाम अवेलेबल है, किसके किसके डिफाइन किया गया है, बट आप स्किप करना है आपको, क्लियर। तो सीधा हम उतरेंगे धारा 3 पे, सेक्शन 3, धारा 3। तो ये बाल अधिकारों के, बाल अधिकार जो जितने भी बच्चे हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग गठित किया जाता है। और आयोग कैसा आयोग, राज्य वाला कि राष्ट्रीय वाला, दोनों। लेकिन जो धारा 3 में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन की बात करता है। तो जो धारा 3 है, सेक्शन 3, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चैप्टर शुरुआत में पता खत्म कर दिया, आप सेक्शन की बात कर रहे हैं, धारा की बात कर रहे हैं। तो ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, किसके गठन की बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है, राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आयोग का गठन, गठन सबसे पहला सवाल, कौन करेगा गठन? मैं बनाऊंगा, आप बनाओगे, कौन बनाएगा? तो इसको बनाता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाई हुम? तो किसके द्वारा यह गठन किया जाता है? बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन करती है, केंद्रीय सरकार, जिसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ होगा पूछा है तो दिल्ली में। हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली, क्लियर। मुख्यालय याद रखना क्या रहेगा? दिल्ली। अब ये तो हो गया गठन। अब कोई आयोग बनता है तो कौन चलाएगा उसको? क्या कंप्यूटर है आयोग जो अपने आप चल जाएगा? कोई ना कोई उसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए, ये तो एक संस्था हो गई। उस संस्था में कोई सदस्य होंगे जो उसको चलाएंगे, उस आयोग को, काम करेंगे, उसका काम का निष्पादन करेंगे। तो इन सारी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मेंबर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? 1+6 स्ट्रक्चर, इसका जो क्या बोलना चाहिए, ढांचा या संरचना बोल लो, 1+6 याद रखना, टोटल 7, 1+6। इसमें 7 चैप्टर है ना, 7 अध्याय हैं, तो वैसे 7 टोटल मेंबर है, लेकिन एक प्लस है, एक मतलब उसका कैप्टन हो गया समझ लो, बाकी प्लेयर्स हैं। तो ये एक अध्यक्ष है, हेड है, एक अध्यक्ष। इसके क्वालिफिकेशन को भी यहीं पे देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन है। और 6 अन्य सदस्य, ये मेंबर्स हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, 6 दूसरे मेंबर्स हो गए, जिसमें से कंपलसरी 2 फीमेल्स होनी चाहिए, महिलाएं, मिनिमम 2, और बाकी मेल नहीं है, मिनिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए, बाकी और हो सकती हैं। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक हेड रहेगा, 6 मेंबर रहेंगे, टोटल 7 लोग हुए। इन 6 मेंबर्स में से 2 क्या होने चाहिए? फीमेल्स होने चाहिए। ये नेशनल कमीशन वाला पढ़ लो, एज इट इज राज्य आयोग का भी पॉइंट है, वहां आपको मेहनत नहीं लगेगी। वहां का स्ट्रक्चर पूछे तो भी ऐसे ही लेना, कुछ बस चीजें बदलेंगी, बाकी लगभग सभी चीजें सेम है। जैसे इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन भी वहां पे भी सेम है। मैं बस राष्ट्रीय आयोग तक का पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम पीडीएफ पे आके उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब ये अध्यक्ष जो है, हेड है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहता है? क्वालिफिकेशन कहने का तात्पर्य भैया, आप भी अगर अभी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन दिला रहे होगे तो बोला गया आपको कि भैया ग्रेजुएशन होना चाहिए। महिला पर्यवेक्षक दिला रहे हो, ग्रेजुएशन हो, 12th पास हो, किसी में एक्सपीरियंस मंगा है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन जो नॉर्मल सीजी वाला हॉस्टल वार्डन है 12वीं पास मांगता है, पटवारी के लिए 12वीं पास मांगता है, एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए 10वीं पास मांगा। ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन है कि नहीं आपको उस कमीशन का मेंबर बनने के लिए? मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो मतलब मेंबर ही हो गए समझ लो, ठीक, वहाँ के एम्प्लॉय हो गए। तो आपके लिए भी तो कोई क्वालिफिकेशन रहता है। तो इस अध्यक्ष पद पर किसी को भी बैठा दे क्या? नहीं, किसको बैठाना है? तो इसके लिए पॉइंट ध्यान रखिए, ये जो अध्यक्ष होगा, ये जो हेड होगा, चाइल्ड वेलफेयर मतलब बाल कल्याण, बाल कल्याण के क्षेत्र में ये क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, ठीक है। किसके क्षेत्र में? बाल कल्याण, तभी तो कल्याण करेगा, ठीक है।
तो चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, ये ज्ञाता होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो उस संबंध में काम करेगा, है ना। और सदस्य, सदस्य के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इनको कौन कौन से फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक हो सकता है, जरूरी नहीं सभी क्यों। ये अध्यक्ष तो बाल कल्याण के क्षेत्र में नॉलेजेबल होना चाहिए, बाकी सदस्य के लिए 3 4 5 अलग अलग फील्ड बता दिए गए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, तो सब अलग अलग फील्ड। तो क्या क्या फील्ड में इनको एक्सपर्टाइज हासिल होना चाहिए उसको देखते हैं। सदस्य जो मेंबर हैं, शिक्षा एजुकेशन, ये मेंबर्स की बात की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरा हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य। बाल बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में चाइल्ड साइकोलॉजी, कुछ स्पेलिंग भूल जाता हूँ तो मैं डॉट लिख देता हूँ, स्पेलिंग याद नहीं आता तो ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा कुछ होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी। स्कूल में मेरी आदत रही थी कि खैर स्पेलिंग तो शुरू से अच्छा नहीं रहा, ना हिंदी का ना इंग्लिश का, जो नहीं समझ आया कर्सिव राइटिंग, तो कर्सिव राइटिंग इंग्लिश मीडियम में फ़ायदा ही रहता, तो भैया कर्सिव, कोई चीज़ स्पेलिंग समझ नहीं आया ये ठीक है, वो टीचर समझेगा क्या लिखा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, कानून के क्षेत्र में समाज शास्त्र। कानून मतलब कौन सा कानून, तो याद रखना बच्चों से संबंधित जितने भी नियम कानून है, ऐसा नहीं कि नहीं आईपीसी का धारा मेरे को, बच्चों से संबंधित, ठीक है, तो बच्चों से संबंधित कानून, उससे संबंधित जितने भी लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उसके बारे में। और समाज शास्त्र, सोशोलॉजी, इसका जानकारी होना चाहिए, सोशोलॉजी। इन सब क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जानकार व्यक्ति को हम सदस्य बना सकते हैं, ठीक है। कौन बनाएगा, कौन नियुक्त करेगा, अगर पूछा है तो इसको नियुक्त करेगा केंद्र सरकार। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। लेकिन अपने मन से कर लेगा क्या किसी को भी उठा के, नहीं, इसके लिए एक चयन समिति होती है, एक कमेटी होती है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी हर चीज़ के लिए कमेटी होती है ना, जैसे क्रिकेट टीम में भी कोई शामिल किया जा रहा है किसी प्लेयर को, तो कोई एक व्यक्ति नहीं आता, एक सिलेक्शन बोर्ड बनता है, सिलेक्शन कमेटी बनती है, वो तैयार करता है, हाँ ये लड़का अच्छा रन मारा है, पिछले बार सेंचुरी मारा है, इसको शामिल करो, बस वैसे एक सिलेक्शन कमेटी होती है। नियुक्त तो केंद्र सरकार करेगी, ध्यान रखना, नियुक्त तो कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, लेकिन किसके सिफारिश पर, एक चयन समिति होगी उसकी सिफारिश पर। और चयन समिति में भी कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, 3 मेंबर होंगे। और ये 3 मेंबर में जो एक हेड होगा ना, अध्यक्ष होगा, ये मंत्री होगा, कहाँ का मंत्री, महिला एवं बाल विकास का। तो सर जैसे आप ये बता रहे हो और बोल रहे हो कि राज्य आयोग में भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहता है, हाँ सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, वहाँ का क्वालिफिकेशन जो अंतर होगा उसको वहाँ पे मेंशन करूंगा क्या अंतर है। जो यहाँ पे 3 मेंबर है वैसे ही वहाँ पे, यहाँ पे अगर आपका केंद्र स्तर पे मंत्री है, राज्य वाले में राज्य स्तर पे मंत्री हो जाएंगे, केंद्र वाले में स्मृति ईरानी हो जाएंगी। फिलहाल प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री कहने का तात्पर्य मंत्री तो चेंज होते रहेंगे ना, मंत्री तो एक पद है, उस पद पे कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता है, अगले साल सरकार चेंज हुई, दूसरे आ जाएंगे, तो अभी स्मृति ईरानी और यहाँ पे अनिला भेड़िया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये धारा 3 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है धारा 3। धारा 3 किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन के राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है। कौन करेगा गठन, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, कितने सदस्य होंगे, 1+6 होंगे, एक अध्यक्ष और 6 मेंबर। अध्यक्ष जो हेड है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, बाल कल्याण के क्षेत्र में उसको जानकारी होना चाहिए, और जो सदस्य हैं उसके लिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कानून हो गया, चाइल्ड संबंधी, ठीक है, बच्चों संबंधी कानून के बारे में जानकारी हो गया, ये सारे फील्ड में, समाज शास्त्र हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड में हो गया, ये सब फील्ड में किसी में वो एक्सपर्ट हो सकता है, उसको हम बना लेंगे। कौन नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। और केंद्र सरकार किसके समिति के आधार पर करेगी, किसके समिति, कौन सी किसकी सिफारिश पर नियुक्त करेगी, तो एक चयन समिति होती है, उस चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, जिसमें का अध्यक्ष कौन होता है अगर पूछा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री, मिनिस्टर होते हैं, प्रभारी मंत्री, ठीक। तो धारा 3 में नेशनल कमीशन तो देख लिया, उसके साथ साथ आगे भी पढ़ लिए। धारा 4, धारा 4 क्या कहता है, धारा 4 सेक्शन 4 नियुक्ति की बात करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है। एज स्टेटेड अबव, ये ऊपर बता चुका हूं सर, आयोग वाला बताए थे, हाँ आयोग 1+6 बताया था, फिर उसको नियुक्त कौन करेंगे,
उसके बारे में भी तो बता दिया, तो चयन समिति, ये सारी चीजें। तो ये पहले ही धारा 4 में, धारा 3 में जो बताया वो धारा 3 का पॉइंट नहीं है, धारा 3 से हम धारा 4 में कूद गए, वो धारा 4 में था। नियुक्ति कौन करेगा, तो बता दिए थे केंद्र सरकार करेगी। नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार। किसकी सिफारिश पर करती है, चयन समिति की सिफारिश पर। सिलेक्शन कमेटी होती है इसके लिए, चयन समिति। चयन समिति जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो एक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है, मंत्री होता है। तो ये धारा 4 तक की बात थी। धारा 5 पे आते हैं। धारा 5 क्या है, धारा 5 टेन्योर, कार्यकाल बोल सकते हो। देखो आपस में पॉइंट्स रिलेटेड है। धारा 3, धारा 1 2 तो कॉमन रहता है, सब में चेंज करें। धारा 3 क्या है, धारा 3 नेशनल कमीशन की बात करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन कैसे फॉर्म होगा और कितने उसके सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे, उसकी बात करता है। धारा 3 के बाद धारा 4, धारा 3 में तो मेंबर हो गए, उस मेंबर की नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में धारा 4 में बात कर लिए। अब नियुक्त हो गए, आपका भी जॉब लग गया, तो भैया कितने साल काम करोगे, तो वही चीज टेन्योर, कार्यकाल, धारा 5 में मेंशन है। तो आपस में रिलेट करते हुए चलना, याद रहेगा धारा 5। तो टेन्योर, टेन्योर देखो जो अध्यक्ष था ना, अध्यक्ष, ये 65 ईयर्स और 3 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर। और जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, 60 साल और 3 साल, विच एवर इज अर्लियर। सर क्या बोले, नहीं समझ आया। जो अध्यक्ष होगा वो 65 साल या 3 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो 65 साल उसके रिटायरमेंट वाला एज हो जाता है और 3 साल उसका सर्विस का पीरियड हो जाता है। सर क्या बोल रहे, नहीं समझा। देखो मैं मान के चलो अध्यक्ष बना दिया जाता हूँ, मेरी उम्र मान के चलो 50 साल हो गई, अभी नहीं है लेकिन हो जाती है, डबल कर दिए, 50 साल हो गए। अब अगर 50 साल के उम्र में मैं वहाँ का अध्यक्ष बनता हूँ, तो मैं कितने समय में रिटायर हो जाऊंगा, 63 साल में, 53 साल में, 53 ईयर्स में। ठीक है, 3 साल का कार्यकाल रहेगा, 3 साल पूरा हो जाएगा, 53 साल में रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन मेरा रिक्रूटमेंट ही हो रहा है 64 साल में, मैं 64 साल का हो गया। ठीक है, 64 साल का हो गया, 64 ईयर्स का हो गया। अब अगर मुझे रिक्रूट किया जा रहा है तो मैं पूरा 3 साल कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब 67 तक जा ही नहीं पाऊंगा, 65 ईयर में मैं रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, समझ आई बात। और नहीं समझ आएगा तो 65 और 3 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, 65 साल या 3 साल जो पहले हो, 65 साल उनका उम्र हो गया, 65 साल उम्र या 3 साल उनका कार्यकाल जो पहले हो जाए। और ठीक इसमें सदस्य में 60 साल या 3 साल जो पहले हो जाए, सदस्यों के लिए 60 साल रहेगा। ठीक है, ये धारा 5। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक क्या बोलना चाहिए, बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसके मेंबर्स रीअपॉइंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये पढ़ते हैं संविधान में, अगर आप कभी पढ़े होगे पॉलिटी तो वैसे इसमें ध्यान रखना, क्या रीअपॉइंटमेंट हुआ जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति हो सकती है यही कार्यकाल के लिए। सर कैसे पुनर्नियुक्ति, अरे कोई 50 साल में, जैसे मैं 50 साल में हुआ अध्यक्ष हूँ, 3 साल बन गया अध्यक्ष, या सदस्य हूँ 53 साल तक, एक बार मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो दोबारा हो सकता हूँ, दोबारा रिक्रूट हो सकता हूँ, दोबारा रिअपॉइंट हो सकता हूँ। हाँ, यस, एक बार खत्म हो गया सर, फिर और करना है मेरे को, 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। 2 बार हो गया, 2 बार के बाद मतलब तीसरे बार आप नहीं कर सकते, 2 बार रीअपॉइंटमेंट अलाउ है, तीसरी बार नहीं है। ठीक है भैया, दूसरे को भी मौका दो। इतना क्लियर है। तो धारा 5 ये बात करता है। धारा 6 में आते हैं, वेतन भत्ते। ये कौन देगी अगर पूछा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। आप रेलवे में अगर रिक्रूट हो जाते तो कौन पैसा देगा, ठीक है मैं दूंगा, कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा ना जो रिक्रूट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ध्यान रखना कि अगर एक बार ये अध्यक्ष सदस्य नियुक्त हो जाते हैं तो नियुक्ति के बाद इनके सैलरी में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, चेंजेस की जब मैं बात करूं तो हानिकारक परिवर्तन नहीं हो सकता, लाभदायक परिवर्तन हो सकता है। मतलब अगर 50,000 सैलरी है, ताकि कोई इन पर दबाव ना बनाया जा सके, 50,000 सैलरी है सपोज किसी सदस्य की, तो 50 का 40 नहीं करते, 50 का 60 भले कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा, हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। 50 का 40 कर दिए, नहीं भाई 50 का दूंगा ही नहीं, 50 का 0 कर दिए तो ये हानिकारक परिवर्तन है। 50 का डबल कर सकते हो 1 लाख, हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा, ये धारा 6 कहता है।
धारा 7 किसके बोलते हैं? अब देखो लाइन से रिलेट करते हैं, पहला शॉर्ट टाइटल याद करते चलना बिना देखे, आपके मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है, हर किसी का मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बट आप विश्वास नहीं करते। अब देखो मैं बताते चल रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा और आप फिर चैप्टर के खत्म होते तक, इस टॉपिक के खत्म होते तक सारे सेक्शंस याद रखोगे, ये मेरा वादा है, ठीक। धारा 1 हमेशा क्या रहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, है ना। धारा 2 में क्या रहता है? हमेशा डेफिनेशन रहता है। धारा 3 में हम क्या बात किए थे? ये नेशनल कमीशन की बात किए थे, नेशनल, अभी सिर्फ धारा याद कर रहा हूँ, अंदर के प्रावधान को छोड़ दो। धारा 3 में क्या बात की है? नेशनल कमीशन। धारा 4 में नेशनल कमीशन और उसके अंतर्गत का जो स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा, उसके बारे में देखे। धारा 4 में क्या था? तो नियुक्तियां थी, ठीक है, धारा 4 में नियुक्तियां। धारा 5 में क्या है? उससे संबंधी टेन्योर है, कार्यकाल, नियुक्त हो गए, कार्यकाल। अब कार्यकाल हो गए भैया, काम करना चालू किए तो पैसा दोगे? नहीं दोगे। सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? तो वेतन और भत्ते किस में है? धारा 6 में। अब हो गया तुमको भैया वेतन भी मिल गया, अच्छा काम नहीं किया, चलो भगो अगले महीने, ठीक है। तो धारा 7 में क्या है? हटाया जाना, रिमूवल, हटाया जाना, रिमूवल ऑफ से हटाया जाना। अब कैसे हटा दोगे भैया? थोड़ा लेट आए, हटा दिए क्या? तब वो ध्यान नहीं दे रही अभी, कुछ नहीं, आपसे संबंधित पॉइंट चल रहा है तो एक बार देख लो। बोल रहा हूँ रिमूवल, रिमूवल कब हटाया जा सकता है सदस्य और अध्यक्ष को? तो क्या क्या कंडीशन है? तो कोई लेट आ गए, कोई मिसबिहेवियर की, क्या किए, तो भैया हटाने का एक ही आधार है, क्या आधार है? असमर्थता। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये दो वर्ड आते हैं, कदाचार और असमर्थता, कदाचार और असमर्थता। कदाचार मिस बिहेवियर, और असमर्थता इनकैपेसिटेंस ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो कदाचार और असमर्थता, तो मिस बिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक। इतना क्लियर है? धारा 6 वेतन और भत्ते, धारा 7 रिमूवल, हटाया जाना। कौन हटाएगा? केंद्र सरकार, जो रिक्रूट कर रही वही हटाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पब्लिक गया काम नहीं हुआ, नहीं नहीं मैं ही हटा रहा हूँ बेटा, तुम हटो, ऐसा मेरे साथ मिसबिहेव कर दिए मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर धारा 8, धारा 8 खुद हट जाना। मालूम है भैया धारा 7 में हटाया जाना है, ठीक है, भगाने वाले हैं, उससे अच्छा नहीं मैं ही खाली कर देता हूँ, ठीक है। धारा 8 तो ये पद रिक्ति, पद रिक्ति की बात करता है, ठीक है, मतलब पद रिक्ति मतलब त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, तो भैया पद खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, धारा 8 पद रिक्ति या त्याग पत्र दे दिया तो खाली हो जाएगा, ये धारा 8 की बात, धारा 8 बात करते हैं। धारा 9, धारा 9 में देखो ना से नौ, ना से न होना, क्या नहीं होना? इनवैलिड नहीं होना, इनवैलिड नहीं होना, अविधिमान्य नहीं होना, अविधिमान्य नहीं होना, मतलब इनवैलिड नहीं होना। क्या इनवैलिड नहीं होना? ऐसे याद करने का तरीका है, कीवर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं धारा को ऐसे याद करता हूँ, ऐसे याद करके आगे बताता हूँ। तो धारा 9, धारा 9 ना से नौ, ना से नहीं होना, ठीक है, नहीं होना, इनवैलिड नहीं होना। क्या इनवैलिड नहीं होना? भैया कोई काम किए 2 साल 3 साल छोड़ दिए, बीच में रिजाइन दे दिए, उसको भगा दिए, हटा दिए, तो जैसे याद आ रहा होगा, अगर कभी पॉलिटी पढ़े होंगे तो प्रेसिडेंट, सर आप पॉलिटी पॉलिटी बताओ, पढ़ाए नहीं हो और बोलते, कभी पढ़ोगे जीवन में, कभी टकराव तो होगा कभी न कभी, तो पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो राष्ट्रपति को भी अगर हटा दिया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है, वहाँ भी वो लगाया जाता है, उसका पद खाली हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके द्वारा किए गए जो पुराने कार्य है वो वाइड घोषित हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वही बोलना चाह रहे, इनवैलिड नहीं होगा, वो जो काम किया, वो जो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर हो गया, ठीक है। तो ये इनवैलिड नहीं होगा, ये पॉइंट बता रहा है कौन सा? धारा 9, ठीक है। अब धारा 9 के बाद जो 10, 11, 12 इसको स्किप करना, ठीक है। सर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ने का 2 कारण, एक तो मुझे नहीं आता और एक एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए स्किप कर दिया। धारा 13, धारा 13, धारा 13 भूल रहा हूँ क्या? धारा 13 मुझे याद नहीं आ रहा है। धारा 13 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के कार्य, ड्यूटीज बताएं क्या क्या कार्य होगा। तो देखो जांच है, जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसके पॉइंट बता दे रहा हूँ। जांच कर रहा है मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, निरीक्षण इन्वेस्टिगेशन हो गया, जांच दोनों एक ही तो मतलब हो गया, इन्वेस्टिगेशन करना, अध्ययन करना, स्टडी करना,
पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना, अनुसंधान रिसर्च करना और जागरूकता अवेयरनेस, ये सारे पॉइंट्स है, इसको याद रखना। ये होता क्या है वो डिटेल में लिखा हुआ ये नहीं पूछेगा, ये पॉइंट पूछ सकते हैं क्या क्या उसके कार्य हैं। जांच, बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधित शिकायतों की जांच स्वविवेकी या याचना के आधार पर। स्वविवेकी, देखो मैं टर्मिनोलॉजीज बता दे रहा हूँ, पूरा तो इंग्लिश में कर दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा। जांच इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी जो भी चाइल्ड राइट है ना, अगर उसका वायलेशन होता है, जो चाइल्ड राइट है उसका वायलेशन होता है, तो उससे संबंधित शिकायतों की जांच करेगा, उससे संबंधित शिकायतों की जांच करेगा स्वविवेक या याचना के आधार पर। याचना के आधार पर मतलब कोई दूसरा पर्सन रिक्वेस्ट किया, भैया यहाँ पे इन बालकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जाके कर सकता है, वो याचना के आधार पर हो गया। और स्वविवेक मतलब खुद को लगा कि नहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, सो मोटो बोलते हैं, सो मोटो, SUO, सो मोटो, तो खुद का कभी अचानक से आत्मा जागृत हो गया, ठीक है, तो खुद से कभी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लगा कि नहीं यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो वो जाके जांच कर सकता है। निरीक्षण, बच्चों को रखे जाने वाले स्थान का निरीक्षण करना, कहाँ कहाँ निरीक्षण करना, छात्रावास हो गया, बाल सुधार गृह हो गया, ठीक है, जैसे जेल हो गया, जेल में भी बच्चे लोगों को रखा जाता है जो क्राइम किए हैं, तो जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आपके घर के बच्चे हैं उसका भी नहीं, जहाँ जहाँ थोड़े ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे जहाँ उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ जाके निरीक्षण करेगा। अध्ययन करेगा, अध्ययन क्या, अंतर्राष्ट्रीय संधि व अंतर्राष्ट्रीय लिखित क्या है लिखन का अध्ययन करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उनका अध्ययन करना, वो क्या कहती है वो बताना। पुनर्विलोकन रिव्यू करना, बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानून में रक्षोपाय का पुनर्विलोकन करना व सलाह देना। अनुसंधान रिसर्च करना, किससे रिलेटेड रिसर्च, तो बाल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में अनुसंधान करना, रिसर्च करना। जागरूकता, तो जागरूकता समाज में बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता लाना। ये सारे पॉइंट्स है, धारा किस में कवर होते हैं पूछा जाए तो धारा 13, ये कार्य हैं, और यही कार्य सेम आपके किसके रहेंगे, राष्ट्रीय के भी रहेंगे और राज्य के भी रहेंगे। देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के कार्य को धारा 13 में मेंशन कर दिया है, क्योंकि दोनों के पावर वही हैं, ठीक है। फिर धारा 14 में क्या है, जांच से संबंधित शक्तियां। इतना तक पढ़े, किसी को कोई समस्या तकलीफ? ये EMRS वाले बच्चे कोई रिप्लाई कर नहीं रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नो सर, क्या चीज़ क्लियर नहीं हुआ भैया मुकेश जी? ऑल क्लियर? सॉरी। चलो ठीक है, आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके। आ रहा है, चलो ठीक है। धारा 14 धारा 14 देखो, जांच से संबंधित शक्तियां, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। बाल संरक्षण आयोग को किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। विचारण का मतलब होता है ट्रायल, वाद मतलब जो भी वाद विवाद चल रहा है, जो मैटर चल रहा है, इसका ट्रायल। इसका जो ट्रायल चलता है, तो ट्रायल करते समय जो सिविल कोर्ट को जो पावर होते हैं ना सर, क्या पावर होते हैं, किसी को बुला लेना, समन करना, ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर क्या है, किसी को बुला लेना, उससे पूछताछ करना, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने को कहना, ये सारे पावर होते हैं बाल संरक्षण आयोग को। किसको, कमीशन को। किसका पावर होता है, सिविल कोर्ट का पावर होता है। सिविल कोर्ट को जब ट्रायल करने के समय जो पावर मिलता है ना, वही पावर इसके पास होता है। जैसे किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण मतलब प्रस्तुत करना, मतलब पेश करना, ठीक है, सामने लाओ और पेश किया जाना। किसी व्यक्ति को समन करना मतलब बुलाना होता है, और हाजिर कराना, समन अंग्रेजी शब्द है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने को कहा जा सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने को कहा जा सकता है, ठीक है। धारा 15, जांच के पश्चात कार्रवाई, एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखो सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। धारा 13 तो हम लोग देखा, 9 के बाद डायरेक्ट 13 में उतरे, 9 के बाद 13 में उतरे, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये लाइन से सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, अभी तक तो जो पढ़ लिए धारा, एक बार रिवीजन करा देता हूँ।
चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, पढ़ लो तो तब परिचय, ये आप हिस्ट्री पढ़ लेना है ना, इसकी जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो हिस्ट्री पढ़ लेना आप, ठीक। 2005 में ये एक्ट पारित हुआ। टोटल चैप्टर, कुल अध्याय कितने हैं, टोटल अध्याय कितने बोला है तो 7। ठीक, लकड़ी सड़ जाएगा पोज। सुमन देविका की बद्दुआ लग गई लग रहा है। टोटल चैप्टर्स कितने, 7 हैं। कुल धारा कितने, 37 हैं, ठीक है। टोटल सेक्शन 37। चैप्टर 1 क्या कहता है, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, है ना। और अध्याय 2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चैप्टर 3 क्या कहता है, आयोग के कार्य और शक्तियां, ये चैप्टर 3। सेक्शन नहीं पढ़ रहे, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। फंक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन। चैप्टर 4 अध्याय 4 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अध्याय 5 बालक न्यायालय की बात करता है, चिल्ड्रंस कोर्ट या जुवेनाइल कोर्ट बोल सकते हो। अध्याय 6 वित्त, लेखा और संपरीक्षा, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अध्याय 7 प्रकीर्ण, मिसलेनियस, ठीक है। ये सारे 7 चैप्टर्स हो गए। फिर सेक्शन 1 हमने देखा था। सेक्शन 1 किसकी बात करता है, सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल क्या है, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। लेकिन लागू हुआ कब, 2006 में। कब, 20 जनवरी 2006 में, ठीक है। एक्सटेंट, विस्तार कहाँ तक है पूछा है तो पूरे भारत में विस्तार है, और पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था लेकिन अभी लागू है। धारा 2 डेफिनेशन की बात करता है, परिभाषाएं की बात करता है। अब देखो ये सारे डिफाइंड हैं बट उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको, है ना। धारा 3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन, फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, किन लोगों से मिलकर बनेगा, तो देखो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक हेड रहेगा और 6 अदर मेंबर रहेंगे, जिसमें कंपलसरी मिनिमम कितने फीमेल्स होने चाहिए, 2 फीमेल्स होने चाहिए। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगा। आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा, जो हेड क्वार्टर है ना, मेन जो काम होगा, मुख्यालय बोल सकते हो, वो कहाँ पे है, दिल्ली में होगा। और ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कैसे करेंगे, जो एक्ट में बताया है, एक्ट में क्या बताया है कि जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अधिसूचना जारी करके करेगी। केंद्रीय सरकार जो है अधिसूचना जारी करके ये करेगी। सदस्य अध्यक्ष की जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन हेड का क्वालिफिकेशन क्या है, बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में विख्यात हो, फेमस हो, नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो। और मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा, स्वास्थ्य, किशोर न्याय, चाइल्ड जस्टिस बोल सकते हो, बाल मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, बच्चों से संबंधित कानून के जानकार या विशेषज्ञ हो। धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। धारा 4 क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। धारा 3 में आयोग था और उसके मेंबर्स कितने होंगे, हेड कितने होंगे, वो इन्हीं हेड की नियुक्ति की बात करता है, धारा 4 करता है। अब नियुक्तियां होने के बाद उनकी पदावधि, जो टेन्योर है, कितने साल काम करेंगे, वो फिर अपॉइंट हो गया भैया टेन्योर, सैलरी दोगे, तो धारा 6 में क्या था, सैलरी था। धारा 7 में सैलरी दे दिए, काम खत्म हो गया, धारा 7 में हटाया जाना। और धारा 8 में क्या था, भैया इससे पहले तुम हटाओ, मैं खुद त्याग पत्र देता हूँ, रिजाइन दे देता हूँ, पद रिक्त हो गया। पद रिक्त किसी भी वजह से हो सकता है, त्याग पत्र की वजह से हो सकता है, मृत्यु हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, तो ये धारा 8 में कवर हो गया। और धारा 9 में कि त्याग पत्र हो जाए, किसी भी तरीके से किसी को भगा दें, उसके द्वारा किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, मतलब वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटेड बाई केंद्र सरकार। किसके सलाह पर, चयन समिति सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमेटी के एडवाइस पर करेगी। और ये सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं पूछा जाए तो 3 मेंबर्स, जिसमें से एक जो मेंबर होगा कौन होगा, प्रभारी मंत्री होगा, मतलब मंत्री का आदमी लग जाता है, बस बात खत्म, ठीक है। धारा 5 अध्यक्ष और सदस्यों के पदावधि और सेवा की शर्तें, टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। देखो कार्यकाल जो टेन्योर है या पीरियड है जो काम का, वो क्या होगा, अध्यक्ष के लिए जो हेड है 65 ईयर्स और सदस्य 60 साल, या जिस तारीख से वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं उससे 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, दोनों में से जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा नहीं कर रहा हूं। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, मतलब एक बार सेलेक्ट हो गया, दूसरी बार रिपॉइंट हो सकता है, मतलब एक बार काम किया, दूसरी बार काम किया, तीसरी बार नहीं करेगा। आगे धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, पेमेंट एंड अलायंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स। धारा 6 सेक्शन 6 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, रिक्रूट कर लिए। धारा
4 में, उनका टेन्योर देख लिए धारा 5 में, उनके सैलरी देखेंगे धारा 6 में, सैलरी देख काम खत्म कर दिए, हटा दिए धारा 7 में, सेक्शन 7 में, हटाने से पहले वो बोला खुद मैं रिजाइन मार के जा रहा हूँ धारा 8, रिजाइन दे दिए लेकिन मेरे काम इनवैलिड होंगे, वैलिड होंगे, वैलिड रहेंगे, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे धारा 9। ठीक है, फिर धारा 13 में आए थे। तो अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, पेमेंट एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर कितने रहते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहता है। तो कौन करेगा, निर्धारण केंद्र सरकार करता है, और इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस जो नेगेटिव चेंजेस है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई इसका वर्ड होता है अलाभकारी परिवर्तन का, याद नहीं आ रहा फिलहाल। धारा 7, पद से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, अध्यक्ष और सदस्यों को उसके पद से साबित कदाचार, पदाचार हो गया, कदाचार है ये, ठीक है, कदाचार हो गया, पदाचार नहीं है, कदाचार या असमर्थता, इनकैपेसिटेंस या फिर मिस बिहेवियर, इसके आधार पर केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। धारा 8, अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना, ये भी बताया था, ये स्वयं त्याग पत्र दे दिया या मृत्यु हो गया अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो 90 दिन के भीतर नए नियुक्ति कर पद भरा जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस पदावधि की उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शेष अवधि जो रिमेनिंग पीरियड है, रिमेनिंग पीरियड, उसके लिए नया रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मर जाने से उसका पद खाली हो गया या त्याग पर रिजाइन दे दिया उसकी वजह से, तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए, सर कैसा रिमेनिंग पीरियड बोल रहे हो, जैसे कोई 50 साल की उम्र में सदस्य बना, ठीक है, 50 साल की उम्र में सदस्य बने, इसको काम कब तक करना है, 3 साल का, 3 साल इसको काम करना है, 2 साल हुए मतलब ये 52 ईयर्स में मर जाता है, तो जो नया रिक्रूटमेंट आएगा वो 1 ही साल के लिए काम करेगा, बस बात खत्म। ठीक है, धारा 9, रिक्तियां आदि से आयोग की कार्रवाइयों का अविधिमान्य नहीं होना, ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दिया था। ये सबसे जो आयोग की कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशंस, जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। धारा 13 क्या बोलता है, फंक्शंस की बात करता है, दोनों के कार्य की बात करता है, ड्यूटीज की बात करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के कार्य की बात करता है। क्या क्या कार्य था, जांच था, निरीक्षण था, अध्ययन था, पुनर्विलोकन था, अनुसंधान था, जागरूकता था। धारा 14, धारा 14 जांच से संबंधित शक्तियां, इन्वेस्टिगेटिव पावर। तो बाल संरक्षण आयोग को किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी बात का विचारण करते समय, किसी मैटर का ट्रायल करते हुए, समझ लो कोई केस आ गया, कोई किसी केस का ट्रायल करते समय सिविल कोर्ट को जो प्राप्त होता है, सेम टू सेम पावर किसको प्राप्त होगा, किसको रिसीव होगा, तो जो नेशनल कमीशन है, किससे रिलेटेड, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कमीशन है उसको प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे बता दिया क्या क्या पावर्स उनको रहते हैं। धारा 15 जांच के पश्चात करवाइए, एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, लाइन से पॉइंट्स रिलेटेड हैं। धारा 14 में इन्वेस्टिगेशन था, है ना, इन्वेस्टिगेशन था। अब इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कोई चीज गलत पाई गई तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो धारा 15 में है, जांच के पश्चात करवाई, एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, अब इन्वेस्टिगेट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत पाया गया, उसके ऊपर कार्रवाई किया, कार्रवाई करने के बाद कुछ रिपोर्ट बताएगा, मतलब उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ गलत पाएगा तो भैया जाके रिपोर्ट करेगा, थाने में रिपोर्ट करेगा, बस ऐसे याद करना, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, तो धारा 14 में इन्वेस्टिगेशन, धारा 15 में उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद का जो कार्रवाई है, एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और धारा 16 में रिपोर्ट तैयार करना। आयोग का रिपोर्ट की बात करता है, और आयोग की रिपोर्ट 2 टाइप की रिपोर्ट है, वार्षिक और विशेष। ठीक है, वार्षिक और विशेष, एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट। सर ये एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट क्या है? एनुअल रिपोर्ट मतलब जो साल में जमा किया जाए, साल में जमा किया जाए, कहाँ बोल रहा हूँ, साल में, 1 साल में 1 बार। अब चाइल्ड राइट से रिलेटेड मान के चलो 100 केस आए, 100 केस आए, तो साल भर में, 1 साल में, मान के चलो ये 2023 वाला पीरियड है, तो 2023 वाले पीरियड में इस 1 साल में 100 केस आ गए, तो 100 केस का जो रिपोर्ट होगा वो एनुअल रिपोर्ट में दिखेगा, उसमें क्या कार्रवाइयाँ की गई भैया, क्या उसमें एक्शन लिया गया, सुलझा कि नहीं सुलझा मैटर, ये सारे चीज़ें वो रिपोर्ट में दर्शाई जाएंगी एनुअल रिपोर्ट्स में। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट से हो गया। स्पेशल रिपोर्ट क्या होता है? स्पेशल रिपोर्ट मतलब जो जैसे जैसे केस आते हैं वैसे वैसे उस पर रिपोर्ट बनती है, तो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट साल के अंत में, और स्पेशल रिपोर्ट जैसे जैसे केस आते गया। ठीक, अब सर ये रिपोर्ट बना क्या करते हैं, जेब में डालेंगे क्या? नहीं, ये रिपोर्ट किसको पेश किया जाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। रिपोर्ट किसको पेश किया जाता है? केंद्र सरकार। अब जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वो केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट पेश करती है और राज्य सरकार को भी रिपोर्ट पेश करती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मतलब क्या? जैसे राष्ट्रपति को पेश कर दिया, राज्यपाल को पेश कर दिया, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग लोकसभा और राज्यसभा में इसको रखवाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के पटल में इसको रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के पटल। और राज्य सरकार किस में रखाएगी? विधानसभा और विधान परिषद में। लोकसभा राज्यसभा में, विधान परिषद और विधानसभा में। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है
तो सिर्फ विधानसभा में रखा जाए। कौन? नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, इनमें रखा जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। ठीक है, ये क्लियर। अब वैसे ही जैसे नेशनल कमीशन होता है वैसे स्टेट कमीशन भी तो होता है क्या? स्टेट कमीशन भी तो होता है क्या? तो स्टेट कमीशन भी अपना रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, किसको पेश करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को पेश करेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको पेश करेगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार विधानसभा में रखवा देगी या विधान परिषद में रखाएगी। ठीक है, और वो भी वैसी टाइप का रिपोर्ट बनाएगी, एनुअल रिपोर्ट, पूरे वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण एक बार प्रस्तुत, और विशेष रिपोर्ट क्या है? प्रत्येक कार्य का विवरण प्रत्येक कार्य के पश्चात प्रस्तुत। ठीक है, आयोग रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जिसे वह संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है। संसद मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां रखवाता है। वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, अंग्रेजी में बताऊं। वो जो रिपोर्ट है, अब ऐसा नहीं कि आप एकदम पैराग्राफ बना के लिख दिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना के लिख दिए, नहीं 4 MCQ आप ही सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरें, अभी आप एग्जाम दिलाने जाते हो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, नहीं कि आप ऐसे चिट्ठी पत्री लिख के भेज देते हो कि नहीं मैं दिलाऊंगा एग्जाम में, मेरा एडमिट कार्ड बन के रेडी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक प्रॉपर साइट है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप सारे डिटेल्स भरते हो तब जाके वो जमा होता है। बस वैसे ही बोला जा रहा है कि जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट हैं, इसके प्रारूप मतलब होता है फॉर्मेट, रीति में तैयार किए जाएंगे और उसी रीति में, उसी मेथड में तैयार किए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे जैसा जैसा अंतर्विष्ट होंगे मतलब मेंशन होंगे, जैसा कैसे, किसके गाइडलाइंस के हिसाब से? केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, फिर धारा 17 क्या है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन ठीक उसी प्रकार है जैसे कैसा था? केंद्र सरकार वाला था। ठीक है, मतलब राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन ठीक वैसे ही प्रकार का है जैसा नेशनल कमीशन था, जैसे राष्ट्रीय आयोग था। तो वहां पे केंद्र सरकार था, यहाँ पे राज्य सरकार हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। मैं बोला था जो डिफरेंस होगा उसको बता देता हूँ। उधर केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन करती थी, ये राज्य सरकार करेगी। ये आयोग की संरचना सेम होगा, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य जिसमें 2 महिलाएं होंगे, योग्यता भी सेम है। ठीक है, और मुख्यालय क्या होगा? राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, मतलब एक नोटिफिकेशन द्वारा बताएगी कि भैया इसका मुख्यालय यहाँ पे होना है। केंद्र सरकार वाले मुख्यालय में कंपलसरी क्या था? न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली था। ठीक, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये देखो ध्यान रखो, वहां पे कौन करती थी? केंद्र सरकार करती थी। यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, उधर केंद्र सरकार करती थी, इधर राज्य सरकार करती है। ठीक वैसे ही करेगी जैसे उधर 3 मेंबर थे ना चयन समिति में, सिलेक्शन कमेटी में, इधर भी 3 सदस्यीय चयन समिति, जो 3 मेंबर्स का सिलेक्शन कमेटी रहेगा वो उसकी सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास की प्रभारी मंत्री होती हैं। अभी कौन होंगी? अनिला भेड़िया, जब आप पढ़ रहे हैं तो। धारा 19 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें, ये सेम वही पॉइंट है, एक के बाद एक। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, जैसे रिक्रूटमेंट था ना 17 में, जैसे हम लोग वहां से रिलेट करके याद किए थे, धारा 3, फिर धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, ऐसे लाइन से रिलेट करके याद किए थे। बस वैसे ही ये भी है। धारा 17 में आयोग का गठन था और उसमें ये मेंबर्स थे, इन मेंबर्स को रिक्रूट किया जाना धारा 18 में बताया गया है। फिर रिक्रूट हो गया, उसका टेन्योर क्या होगा? धारा 19 में बताया गया। ठीक वैसे ही है जैसे केंद्र वाले में पढ़े हैं। फिर धारा 20 में वेतन और भत्ते, सैलरी भी तो दोगे भैया, तो धारा 20 में क्या है? सैलरी और भत्ते कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार, उधर केंद्र सरकार करता था, ये राज्य सरकार करेगा। धारा 23 राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, जैसे अब सीधा 19 के बाद 20 के बाद 21 22 को स्किप कर दिए, 23 में आ गया, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट, पूरे वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण एक बार प्रस्तुत, ये एनुअल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट, हर केस के लिए रिपोर्ट। आयोग रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जिसे विधानमंडल के दोनों पटलों पर, दोनों हाउस में रखवाता है। पटल मतलब दोनों हाउस में, दोनों हाउस, एक विधानसभा एक विधान परिषद। कई जगह विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है, जो काउंसिल है वो नहीं होता, स्टेट काउंसिल नहीं होता है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार किए जाएंगे जैसे राज्य सरकार बोले उसको। फिर धारा 25, ये इंपॉर्टेंट था, ये कौन से चैप्टर में मेंशन था याद करो? चैप्टर 5 के सेक्शन 25 में बालक न्यायालय, चिल्ड्रंस कोर्ट या जुवेनाइल कोर्ट की बात करता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? बालकों के अधिकारों उल्लंघन के मामले में त्वरित विचार के लिए, त्वरित विचारण, इमीडिएट ट्रायल, विचारण मतलब विचार करना, मामले को सुनना, विचारण, ट्रायल चलता नहीं, बस वैसे त्वरित विचारण के लिए इसमें काम किया जाता है। अब क्यों ये स्पेशल कोर्ट की जरूरत पड़ गई चिल्ड्रंस कोर्ट की? जैसे पॉक्सो एक्ट हम लोग पढ़े थे, जो ये हमारे सोशल वर्डन है वो पढ़े हुए नहीं, हमारे स्कूल पॉक्सो एक्ट, क्यों अलग से नियम कानून लाया जा रहे हैं, क्यों अलग से स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं? इसलिए कोर्ट बना रहे हैं क्योंकि ऐसे ही इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऐसे इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केस पेंडिंग है, सालों साल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, तो इतना लंबा चौड़ा मामला पेंडिंग हो जाए, वो भी बालकों के केस में, तो भैया मैंने बोला उसके मानसिक क्षति पहुंचेगा, उनके मानसिक विकास में बाधा पहुंचेगी, जैसे पॉक्सो एक्ट में देख रहे थे वैसे ही ठीक इसी प्रकार। तो ये सब मामलों को जल्दी निपटाया जाना चाहिए, इसलिए एक अलग से कोर्ट बनता है, यही उसका उद्देश्य है, यही जो मोटो है। गठन, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? चिल्ड्रंस कोर्ट का, इसको याद रखना।
चिल्ड्रंस कोर्ट का कौन फॉर्म करेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा करेगी। लेकिन क्या अपने मनमर्जी से करेगी? क्या नहीं, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, चीफ जस्टिस के सलाह पर। कहाँ के चीफ जस्टिस? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, हाई कोर्ट वाला। कितने न्यायालय होंगे? प्रत्येक जिले में कम से कम एक न्यायालय, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक न्यायालय। सत्र न्यायालय को ही बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकेगा। ये सब क्या है? देखो, कोई भी आपके पोर्ट रहता है ना, जिला एवं सत्र न्यायालय सुने होंगे, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो दो अलग अलग सेक्शन होते हैं, एक सिविल मामले देखा जाता है और एक क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी मामले। ठीक है, तो जो सत्र न्यायालय होता है ना, उसी में ही एक जज को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भैया, आप अलग से कोई ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा, एक जज को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप भैया पूरा का पूरा बालक से रिलेटेड, जो बालक अधिकार से रिलेटेड जो केस आ रहे हैं ना, उसको देखोगे। तो सत्र न्यायालय को ही बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकेगा। धारा 26 विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाम सुने होगे, जब कोई मूवी देखे होगे उसमें कोर्ट वाला सीन चल रहा होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाइए, कहाँ है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील समझ लो। ठीक है, राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना जारी करके एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट कर सकेगा। निर्दिष्ट मतलब नियुक्त कर सकेगा, अपॉइंट कर सकेगा। या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 साल तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। ठीक है, फिर धारा 27 और 28 खत्म होने के कगार पे है। धारा 27 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की बात करता है और 28 भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान की बात करता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 35 केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। कौन बनाएगा? केंद्रीय सरकार बनाएगा नियम। और धारा 36 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। दोनों में अलग अलग है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट खत्म करते करते इसको बता दे रहा हूँ। अलग अलग मैटर उसमें नियम कानून बना सकते हैं। और कठिनाइयों की दूर करने की शक्ति ये कौन करेगा? केंद्र सरकार करता है। ठीक है, कोई भी कठिनाई आ गया, मतलब अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो कौन करता है? आर्टिकल 37 के साथ, धारा या सेक्शन 37 के साथ कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। ठीक है, ये आपका चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कमीशन था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए।